नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज़ चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। उत्तर प्रदेश से तमाम अहम खबर निकल कर आ रही है। सिलसिलेवार सभी खबरें आपको बताने जाए वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हेडलाइन। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो हम आपको बताएंगे कि योगी सरकार ने क्या ऐलान किया है, ओवैसी ने क्यों घेरा अखिलेश को, आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जल्दी उनके लिए किस्त आने वाली है। वहीं जालौन में वृद्धा का गला रेत कर हत्या की गई है। एएसपी मौके पर पहुंचे हैं। सोने चांदी के भाव हम बताएंगे, पेट्रोल डीजल से जुड़े हुए भाव रेट बताएंगे, होमगार्ड ड्यूटी से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल कर आ रही है, साथ ही मौसम समाचार से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताएंगे और इसी के साथ ही आपको बताएंगे पीईटी में कितने नंबर आपको लाने चाहिए। सिलसिलेवार सभी खबरें हम आपको बताने वाले इसी न्यूज़ बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। अनुरोध रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए, बेल को दबाकर और कर लीजिए, आपको हर एक खबर मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। आपको बता दें हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए। अब जो है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर जो है भाजपा जुट गई है। भाजपा सरकार अब ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की योजना बना रही है। पंचायती राज विभाग ने चुनाव की तिथि को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। संभावनाएं जताई जा रही है कि 15 जुलाई तक चुनाव करा लिए जाएंगे। आपको बता दें योजना पर वार्ता चल रही है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जानकारी दी है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव 15 जुलाई तक कराने की योजना है। चुनाव तिथि पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। चौधरी ने भी बताया कि अभी वह लखनऊ से बाहर है। आपको बता दें लखनऊ लौटकर चुनाव तिथि पर जो है विचार विमर्श कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं आप जो है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर जो है विभिन्न पार्टियों का फोकस है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के 886 पद बताए जा रहे हैं। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के 886 पद, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 5, जनजाति के लिए 171, पिछड़ी जाति के लिए 223 पद आरक्षित है। कुल 75,852 क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जिला पंचायत अध्यक्षों को 10 जुलाई को एक साथ जो है शपथ दिलाई जा सकती है और उसी दिन पहली बैठक हो सकती है। जिला पंचायतों का बढ़ा हुआ कार्यकाल 13 जुलाई को पूरा हो रहा है। इसके पहले जिला पंचायतों का गठन और पहली बैठक आवश्यक है और इस संबंध में जल्दी आदेश जारी करने की तैयारी है। उच्च स्तर पर गहनता के साथ वार्ता चल रही है। देखते हैं क्या फैसला होता है। जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव में मुसलमान इस बार किसका साथ देगा, इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। दावा तो समाजवादी पार्टी का है कि वो मुस्लिम की पहली पसंद है, पर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ने की ठान ली है। सत्ता ने बीजेपी है, लेकिन मायावती से लेकर ओवैसी के निशाने पर बस अखिलेश है। बीएसपी सुप्रीमो समाजवादी पार्टी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन सबसे बड़ा आरोप तो ओवैसी ने अखिलेश यादव पर लगाया। उन्होंने कहा कई मुस्लिम पंचायत सदस्य तो चुने गए, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं चुन पाए। इसके लिए उन्होंने मुलायम सिंह परिवार को कटघरे में भी खड़ा किया है। आपको बता दें यूपी चुनाव में मसला मुसलमानों का है। मुसलमानों का वोट किधर जाएगा, मसला राज्य के 19% मुस्लिम वोटरों का है। कई चुनाव में हार जीत का फैसला इनके हाथों में ही होता रहा है। सत्ता में बीजेपी है, बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ वाला चेहरा जो हिंदुत्व का चेहरा है। वहीं आपको बता दें इसी के साथ ही मुसलमान बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट करते ये भी कहा जाता है। इसी फॉर्मूले के चक्कर में यूपी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष में घमासान मचा हुआ है, होड़ मची है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में मुसलमानों का असली रहनुमा कौन है, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उनकी पूरी कोशिश बस एक माहौल बनाने की है कि मुसलमानों की इकलौती पार्टी एआईएमआईएम है। उनके कार्यकर्ता पर घर जाकर बस यही समझा रहे हैं कि इसी महीने की 8 जुलाई को वे बहराइच का दौरा करने वाले। उससे पहले उन्होंने अखिलेश यादव पर एक बड़ा हमला बोला। अखिलेश और उनके पूरे परिवार को मुस्लिम विरोधी बताया। ट्वीट कर ओवैसी बताते हैं कि मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं जैसे जिलों में समाजवादी पार्टी के कई पंचायत सदस्य चुने गए थे, लेकिन मुलायम परिवार के दबदबे वाले इलाके में भी अखिलेश के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष के सारे चुनाव हार गए। आपको बता दें इस ट्वीट के बहाने ओवैसी बताना चाहते हैं कि अखिलेश तो अपने घर में ही ढेर हो गए। जो अपने घर में अपना पार्टी की लाज नहीं बचा पाए, भी मुसलमानों के हक के लिए कैसे लड़ेंगे। ओवैसी मुस्लिम समाज के मन में ये संदेश भी बैठाना चाहते हैं कि बस ये वही उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। अब लड़ाई इस बात की है कि मुसलमानों के लिए नंबर 1 पार्टी कौन है। सब मिलकर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ना चाहते हैं। मायावती ने तो वैसे ही समाजवादी पार्टी को तबाह करना ही अपना एजेंडा बना लिया। ये भी कह चुकी है कि अखिलेश के लोगों को हराने के लिए उन्हें बीजेपी का समर्थन भी मंजूर है। कांग्रेस तो बीएसपी को अब बीजेपी टीम कहने लगी है, लेकिन प्रियंका गांधी को यूपी में कांग्रेस का प्रभारी बनाने के बाद भी राज्य में पार्टी बस नाम भर की रह गई है। तो एक बड़ी अपडेट जो है निकल कर आ रही चुनाव से पहले की अपडेट जो हम आपको बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के जालौन से बड़ी ही सनसनीखेज खबर निकल कर आ रही है। जालौन से खबर है, यहाँ पर हदरुख थाना क्षेत्र के ग्राम मरोड़ा में एक वृद्ध महिला की जो है गला रेत कर हत्या कर दी गई। महिला का नाम विद्यावती, करीब 70 साल उम्र बताई जा रही है, जिसकी गला रेत कर हत्या हुई है। इस मामले पर एडिशनल एसपी जो है राकेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे, घटनास्थल की जानकारी ली। साथ ही आपको बता दें उन्होंने कहा जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। आइए सुनवाते हैं कि एडिशनल एसपी जो है राकेश कुमार सिंह क्या कह रहे हैं। हदरुख क्षेत्र के गांव मरोड़ा की घटना है। आज सुबह पुलिस को जानकारी हुई है, विद्यावती हैं करीब 70 साल की। इनके गले पे दोनों तरफ किसी शार्प नुकीली चीज़ से इनका मर्डर किया गया है। अनुमानित समय आधी रात के लग रहा है, वो पीएम के बाद पता चलेगा। इनके 2 लड़के थे, एक लड़का तो और उसकी वाइफ एक्सीडेंट में गुजर गए। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, राघवेंद्र और देवेंद्र, 10 साल 12 साल के। गांव में ही इनकी एक मौसी भी रहती थी, इनकी बड़ी बहन थी, वो भी गुजर गई हैं।
अब इनका एक छोटा लड़का है जो अनमैरिड है और इंदौर में रहता है, जो गांव वाले बता रहे हैं। एक ट्रैक्टर चालक है जो उनकी खेती बाड़ी, ट्रैक्टर इनका था अपना पहले से, तो ये किराए पे खेती लेके करते थे। कुछ पैसे वैसे बता रहे हैं लोग कि रखे हुए थे, वो वजह है या कोई और वजह है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस टीम है, फोरेंसिक टीम भी आई हुई है, सर्विलांस सेल आ रही है। और किसी बच्चे बता रहे हैं कि ये इनकी दादी जो है रात को किसी से बात कर रही थी। अगर बच्चे सही बोल रहे हैं तो मोबाइल कब्जे में, नंबर लेकर उसका CDR निकलवाएंगे और घटना का खुलासा किया जाएगा। बात कर लेते हैं जो है पेट्रोल डीजल के भाव के बारे में। लखनऊ में पेट्रोल 96.99 रुपये प्रति लीटर, डीजल का भाव 89.75 रुपये प्रति लीटर। कानपुर में पेट्रोल 96.30 रुपये प्रति लीटर, डीजल का भाव 89.42 रुपये प्रति लीटर रहा। अब इसी तरीके से हम अगली खबर पर गौर करते हैं। लखनऊ में सराफा बाजार में जो है 10 ग्राम सोने का भाव 48,410, कल की तुलना यानी विगत दिन की तुलना की जाए 260 रुपये अधिक रहा। चांदी का 1 किलोग्राम का रेट जो है 70,760 रुपये रहा। वहीं विगत दिन की अगर तुलना की जाए तो 48,150 रुपये और सोने का भाव रहा था और चांदी का भाव 69,770 रुपये रहा था। लखनऊ में जो है 22 कैरेट सोने का भाव 44,376 रुपये रहा। इसी तरीके से कानपुर सराफा बाजार में 5 जुलाई को सोने की कीमत में जो है तेजी रही। आपको बता दें सोना जो है 260 रुपये की मजबूती के साथ 48,410 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 4 जुलाई को भाव जो है 48,150 रुपये पर बंद हुआ था। आपको बता दें चांदी 990 रुपये बढ़कर 70,760 रुपये प्रति किलोग्राम पर जो है बंद हुई। पिछला जो है भाव आपको बता दें 69,770 रुपये प्रति किलोग्राम था। इस तरीके सोने और चांदी के रेट रोजाना घटते और बढ़ते रहते हैं। अब बात करते हैं किसानों से जुड़ी हुई खबर की। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अगर आपने भी PM किसान योजना में रजिस्ट्रेशन करा कर रखा है तो जल्दी आपके खाते में 9वीं किस्त आने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है और ये सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसानों के खातों में 9वीं किस्त जो है 1 अगस्त 2021 से आनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि PM किसान सम्मान निधि का फायदा देश के अब तक 10.90 करोड़ किसानों को मिल चुका है। सरकार की ओर से 1,37,192 करोड़ रुपए जारी की जा चुकी है। सरकार अब तक 8 किस्तें लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर कर चुकी है। 8वीं किस्त में सरकार ने करीब 9.5 करोड़ किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। अब सवाल है कि आप जो है कैसे लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, तो फटाफट इन शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं कैसे आप अपना नाम चेक करेंगे। चलिए सबसे पहले तो आपको बता देते हैं PM किसान योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट उस पर आपको जाना होगा। pmkisan.gov.in इस साइट पर आपको विजिट करना होगा। इसी के साथ ही इसके होम पेज पर आप आ जाएंगे तो उसमें सबसे पहले तो होम पेज पर आपको फार्मर्स कॉर्नर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इसी के साथ ही अगला स्टेप आपको जो करना है वो जान लीजिए। फार्मर कॉर्नर सेक्शन के भीतर आपको बेनिफिशियरी लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्टेप करना है आपको बता दें, फिर आपको जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट में राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गाँव को जो है सिलेक्ट करना होगा और बिल्कुल सही आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको जो है गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा और इसके बाद लाभार्थियों की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है किसान सम्मान निधि योजना की जो है किस्त बहुत ही जल्दी जो है आने वाली है। अब बात करते हैं आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी। गाजीपुर से खबर है आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चे अब फर्नीचर पर बैठकर पढ़ सकेंगे। प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित इन केंद्रों को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें जनपद में 16 विकास खंडों में से 139 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो परिषदीय विद्यालयों के कैंपस में स्थित है और इस सत्र से आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू की जानी है और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 16 विकास खंडों में वर्तमान समय में 41 से 27 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। 139 केंद्र ऐसे हैं जो प्राथमिक विद्यालय परिसर में स्थित हैं। इनमें आपको बता दें कई अलग अलग जगहों पर केंद्र हैं जहाँ पर आपको बता दें विद्यालय शिक्षा केंद्र प्राथमिक विद्यालय के परिसर में स्थित है। इसके अलावा जो है रेवतीपुर 6, सदर 9, सादात 5, सैदपुर 8, जखनिया 11 एवं जमनिया में 8 केंद्र परिषदीय विद्यालयों के कैंपस में स्थित है। इन केंद्रों को रंग बिरंगा फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग फर्नीचर देने की तैयारी में जुट गया। जिला समन्वयक प्रशिक्षण अरुण ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी एवं CDPO के माध्यम से केंद्रों का सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन की रिपोर्ट 8 जुलाई तक मिलने के बाद इसे राज्य परियोजना कार्यालय को भेजा जाएगा तो निश्चित तौर पर डायरेक्ट तौर पर जो बच्चों को लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं जनपद वाराणसी से निकल कर आ रही है। कमिश्नरेट की यातायात व्यवस्था से जल्द नई उम्र के 140 होमगार्ड जवानों को जोड़ा जाएगा। बड़ी अच्छी खबर आ रही होमगार्डों के लिए। आपको बता दें वहीं 45 की उम्र पार कर चुके व जिनके पेट निकले हैं उन्हें थानों व पुलिस कार्यालयों का कामकाज देखने का जिम्मा दिया जाएगा। पूरी तरह से फिट रहने वाले ही सड़क पर यातायात व्यवस्था संभाल पाएंगे। इसके लिए अपर पुलिस आयुक्त कानून व व्यवस्था अनिल कुमार सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक विकास कुमार ने होमगार्ड कमांडेंट संग बैठक कर रणनीति बनाई है। तो बड़ी खबर निकल कर आई, कहीं ना कहीं होमगार्डों जुड़ी हुई। कमिश्नरेट बनने के 3 माह बाद भी यातायात संचालन सुधार नहीं दिखा। प्रतिदिन जो है आपको बता दें बदलाव हो रहे हैं और यातायात व्यवस्था को चुस्त करने के लिए होमवर्क भी किया जा रहा है और इसके तहत यातायात नियंत्रण के लिए 45 वर्ष से कम उम्र के होमगार्ड तैयार किए जा रहे हैं। जल्दी वे सड़क पर दिखाई देने लगेंगे। यातायात नियंत्रण के लिए चपलता की जरूरत है, यानी कि जो शरीर से स्वस्थ हो और
तेज़ी से काम कर सके। ये नहीं कि मोटे होमगार्ड है जो चलने फिरने में भी असमर्थ है, दौड़ने में भी असमर्थ है, उनको जो है जो आपको बता दें ट्रैफिक व्यवस्था से हटाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें अपर पुलिस उपायुक्त यातायात विकास कुमार ने जानकारी दी है कि 8 घंटे तक लगातार यातायात ड्यूटी के लिए व्यक्ति को पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। विभाग का मानना है कि यातायात को नियंत्रित करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में 45 पार या भारी पेट वाले होमगार्ड अधिक समय खड़े नहीं रह सकते। सेहत और परिस्थितियों को देखते हुए अपर पुलिस आयुक्त ने यह पहल की है। क्या कहना है आपका, कमेंट में बताइएगा। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है यूपी सर्व ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि यूपी SSSC के प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET के लिए 21 लाख आवेदन हुए हैं और इसकी आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और अब अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा की डेट भी घोषित हो गई है। अब सवाल है, अगर आपने भी इसके लिए आवेदन किया है और पहली बार हो रही इस परीक्षा में पासिंग मार्क्स और कट ऑफ को लेकर कन्फ्यूजन में है, तो चलिए हम आपको कुछ आइडिया बता रहे हैं कि किस हिसाब से जो है कट ऑफ तैयार होगी। पहली बार ही जो है PET के लिए बम्पर आवेदन हुए हैं। हालांकि 35 लाख लगभग आवेदन की उम्मीद विभाग जता रहा था, लेकिन बताया जा रहा है 21 लाख आवेदन हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रुप C के पदों की भर्ती के लिए यूपी SSSC के माध्यम से PET की परीक्षा उत्तीर्ण करना अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें इसमें 20-21 लाख तकरीबन जो है आवेदन भी हुए हैं। इन पदों के लिए इतनी संख्या में आवेदन को देखते हुए कई अभ्यर्थियों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि इस परीक्षा में कट ऑफ क्या होगी और इसे किन आधारों पर जो निर्धारित किया जाएगा। तो कुछ हम बात करते हैं, आपको जानकारी देते हैं कि अधिक होगा। आपको बता दें कुल रिक्तियाँ यानी वैकेंसी रिक्तियाँ जितनी अधिक होंगी कट ऑफ उतना ही कम होगा, इसलिए कट ऑफ सीधे कुल रिक्तियों पर निर्भर करता है। अब सवाल आता है आपके मन में कितना जो है मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो है सिक्योर्ड कितने हो सकते हैं। एक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त अधिकतम अंक की उस वर्ष के कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। आपको बता दें इस परीक्षा में देखिए करीब 21 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आपको बता दें क्योंकि ये परीक्षा राज्य में सभी नौकरियों के लिए अनिवार्य है, तो उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पास होंगे। इस वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस परीक्षा में कट ऑफ 67 से 75 या 65 से जो है 75 के बीच रह सकता है। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। 75 से ज़्यादा ही लेके चलिए और 65 से नीचे नहीं होने वाला है। आपको बता दें इस परीक्षा में कुल 100 मार्क्स के लिए 100 प्रश्न आएंगे तथा इनको हल करने के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 जो है माइनस मार्किंग रखी गई, उसी हिसाब से जो है नंबर काटे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई अपडेट की। मौसम विभाग ने यूपी के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आपको बता दें हल्की बारिश के आसार भी बताए जा रहे हैं, हवाएं चलने के आसार बताए जा रहे हैं। यूपी के 12 जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 जुलाई से बारिश होने की भी संभावनाएं प्रबल है। तो इसी के साथ ही आपको बता दें मौसम विभाग का 4 दिन बाद यूपी के इन जिलों में जो है अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से जिले हैं जहां पर जो है अलर्ट बताया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, अमेठी, खीरी जो है, बहराइच, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, संत रविदास नगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर बारिश की पूरी संभावना है। साथ ही आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में गर्मी से हालात बुरे हैं। यूपी के कुछ शहरों में तो गर्मी की वजह से हालात इतने ज़्यादा बुरे हैं कि लोग पसीना पसीना है। आगरा, झांसी और अलीगढ़ में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। आगरा में तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस, अलीगढ़ में 42 से ऊपर, बागपत में 41, बांदा में 40, बदायूं में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झांसी में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। राजधानी लखनऊ में 39.5 डिग्री और प्रयागराज में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। लगातार तापमान भी इजाफा हो रहा है। आपको बता दें मौसम वैज्ञानिक के अनुसार जो है 9 जुलाई तक बारिश का कोई अता पता नहीं होगा। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, पर 10 जुलाई से बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा और तापमान में गिरावट आने से राहत मिलेगी। देखने वाली बात है कि मौसम विभाग जो कह रहा है क्या होता है भविष्य में, उस पर जो है नजर रहेगी। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और ज़्यादा खबरों के लिए jmsnews.in पर विजिट कर तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही और इस चैनल पर अगर आपको परमानेंट खबरें प्राप्त करनी है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है टोटल, और बेल को दबा लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।